नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश में इस समय 5 विधानसभाओं के चुनाव चल रहे हैं। 4 राज्य हैं उनमें और 1 केंद्र शासित क्षेत्र है। तो केंद्र शासित क्षेत्र जो है पुदुचेरी, वहाँ मतदान हो चुका है। केरलम में मतदान हो चुका है। असम में मतदान हो चुका है। तमिलनाडु में मतदान हो चुका है। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान होना था। पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है। 29 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना है। तो 29 तारीख की शाम से आपको एग्जिट पोल के नतीजे देखने को मिल जाएंगे और 4 तारीख को नतीजा देखने को मिलेगा। तो मुझे लगा कि ये सबसे उचित समय है जब इन विधानसभा चुनावों का नतीजा किस ओर जाने का इशारा कर रहा है उसकी बात करें। तो शुरुआत करते हैं असम से। असम में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उससे पहले 15 साल कांग्रेस की सरकार रही। मुकाबला मुख्य रूप से भाजपा और कांग्रेस के बीच में है, लेकिन भाजपा इतनी आगे है कि कांग्रेस पार्टी के लोग ही मान रहे हैं कि भाजपा फिर से आ रही है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि असम में कांग्रेस पार्टी ने लड़ने की अपनी इच्छा शक्ति खो दी है। उसने मान लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी से लड़कर जीत नहीं सकते। उसकी पूरी इलेक्शन स्ट्रेटजी देखिए, चुनाव प्रचार देखिए, जिस तरह का चुनाव प्रचार रहा है। और चुनाव प्रचार में एक चीज़ होती है जो नेता, खासतौर से बड़ा नेता चुनाव प्रचार के लिए निकलता है, उसका एनर्जी लेवल क्या है, किस ताकत से वो जोर लगा रहा है, किस ताकत से वो प्रचार कर रहा है। अगर उसको भरोसा है कि हम जीत सकते हैं, अगर जीत सकने का भरोसा न भी हो तो हम लड़ सकते हैं और मुकाबले को नज़दीकी बना सकते हैं, अगर ये भी इच्छा शक्ति हो तो आपको कैंपेन में अंतर दिखाई देगा, चुनाव प्रचार में अंतर दिखाई देगा। लेकिन असम में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा जो वहाँ मुख्यमंत्री हैं असम के और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, 5 साल से मुख्यमंत्री हैं। उससे पहले सर्बानंद सोनोवाल थे। हेमंत बिस्वा शर्मा की अगर सभाएं और उनकी रैलियों में उनके भाषण आपने सुने होंगे तो आपको लगेगा कि विपक्ष का नेता बोल रहा है जो सत्तारूढ़ दल पर हमला कर रहा है। तो जो सत्ता में है, जो 10 साल से जो पार्टी सत्ता में है, उसका नेता ज़्यादा आक्रामक दिख रहा है बजाय जो विपक्ष में है, जिसको आक्रामक होना चाहिए। आक्रामक से मेरा मतलब हिंसा से नहीं है, आक्रामक से मेरा मतलब है कि कमियां बताने पर। और कोई भी दुनिया में सरकार हो, मैं तो बार बार कहता हूं, दुनिया की ऐसी कोई सरकार नहीं हो सकती जिसमें कमियां ना हो और जिसकी कमियों को बताया न जा सकता हो, लोगों तक पहुंचाया न जा सकता हो। सवाल यह है कि उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। पहले कमियां खोजिए, फिर उसको तर्कसंगत बनाइए, फिर लोगों के सामने ऐसी भाषा में लेकर जाइए कि जो उनके दिल में उतर सके, जिसको वो मानने के बारे में, अगर मान न लें तो मानने के बारे में सोचे। कांग्रेस पार्टी ने किसी राज्य में, बात अभी असम की हो रही, तो असम में ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। चुनाव की घोषणा के बाद उनका पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पार्टी छोड़ देता है, उनका सिटिंग लोकसभा एमपी पार्टी छोड़ देता है। इस तरह से कौन पार्टी चुनाव लड़ती है? आप बताइए किसी और दूसरी पार्टी के बारे में। और छोड़ देती, देखिए पार्टी छोड़ देना, इस पार्टी से उस पार्टी में चले जाना, ये कोई नई बात नहीं है। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि 1967 से 1971 के बीच 4 सालों में लगभग 2500 से ज़्यादा विधायकों और सांसदों ने दल बदल किया था। तो दल बदल की बीमारी कोई नई नहीं है। दल बदल विरोधी कानून बनने के बाद फ़र्क इतना आया है कि पहले फुटकर होता था दल बदल, इंडिविजुअल करते थे, अब थोक में होता है। तो शुरू में जो कानून बना उसमें 1/3 का प्रावधान था कि 1/3 विधायक या सांसद अलग हो तो अलग गुट बना सकते हैं। फिर उसमें संशोधन किया गया 2003 में। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कहा कि नहीं, 2/3 बहुमत से अलग हो सकते हैं, और उसमें भी शर्त लगा दी कि अलग गुट नहीं बना सकते, किसी न किसी पार्टी में मर्जर करना पड़ेगा। मतलब 2/3 निकलकर अपना अलग अस्तित्व नहीं बना सकते, क्योंकि हो ये रहा था कि 1/3 निकलते थे जब, तब भी, और अगर 2/3 में भी वही शर्त रहती कि अलग गुट बना सकते हैं, फिर वो अलग गुट बनाकर बार्गेनिंग करते थे। इतने मंत्री पद चाहिए, परिस्थिति रही तो ये भी मांग करते थे कि मुख्यमंत्री पद चाहिए। तो ये सारी सौदेबाजी खत्म हो जाए, इसके लिए ये व्यवस्था की गई। लेकिन वो व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है। उसका कारण यह है कि जो पार्टियां बची हैं,
दो ही पार्टियां इस देश में थी जो विचारधारा के आधार पर चलती हैं, एक भारतीय जनता पार्टी, दूसरे जो है लेफ्ट पार्टीज। लेफ्ट पार्टीज धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, बल्कि कहें खत्म ही हो गई, केवल केरल में बची है जहां सत्ता में है। और भारतीय जनता पार्टी, विचारधारा नहीं है दूसरी पार्टी में, इसलिए कोई लगाव नहीं है, कमिटमेंट नहीं है। आप बताइए कि 1984 में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बुरी हार हुई लोकसभा चुनाव में, सिर्फ 2 सीटें आई। किस नेता ने भारतीय जनता पार्टी के पार्टी छोड़ दिया कि कांग्रेस प्रचंड बहुमत से आ गई है, अब हमेशा सत्ता में रहेगी, लंबे समय से सत्ता में थी? किसी भाजपा के किसी नेता ने पार्टी नहीं छोड़ी। 34 साल सत्ता में रहने के बाद सीपीएम सत्ता से बाहर हुई 2011 में पश्चिम बंगाल में। सीपीएम के कितने नेताओं ने पार्टी छोड़ी? क्योंकि उनका जुड़ाव केवल सरकार से या संगठन से नहीं, विचारधारा से था। इसलिए कांग्रेस पार्टी के बारे में जब भी ये आता है कि जो इतने टूट गए, इतने चले गए, और फिर होता है कि खरीद फरोख्त हुई, इसमें कोई शक नहीं है, खरीद फरोख्त होती है। लेकिन ये कांग्रेस के लोग ही या ऐसी पार्टियों के लोग जिनकी कोई विचारधारा नहीं है, वही क्यों बिकने के लिए बाजार में आते हैं? भाई कोई खरीदेगा तो तभी जब कोई बिकने को तैयार होगा। तो बिकने को तैयार होने वाले कौन लोग हैं, इससे आप समझ लीजिए। तो असम में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, इसमें उसके विरोधियों को भी कोई शक नहीं है। असम का नतीजा तो 4 मई से पहले ही एक तरह से तय हो चुका है। वैसे नतीजा तो पहले ही तय हो ही जाता है, जब ईवीएम का बटन मतदान के दिन मतदाता दबा देता है तो नतीजा तो उसी समय तय हो जाता है। उसकी घोषणा जो है वो रिजल्ट के दिन, यानी इस बार 4 मई को होने वाली है। दूसरे राज्य की बात करें, तमिलनाडु की। तमिलनाडु में 1967 में कांग्रेस सत्ता से बाहर गई। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी कभी लौट नहीं पाई। लौटना तो बहुत दूर की बात है, आसपास भी नहीं पहुंची। तो तब से लेकर अब तक लगातार 2 द्रविड़ पार्टियों का, द्रमुक और अन्ना द्रमुक, इनका राज बारी बारी से चलता रहा है। उसमें 1-2 बार अपवाद भी हुआ है, जैसे 2011 और 16 का दोनों चुनाव जयललिता जीती थी, अन्ना द्रमुक जीती थी। अब इस समय द्रमुक की सरकार है, डीएमके की सरकार है, और एमके स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, करुणानिधि के बेटे हैं, और वो 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रहे हैं। अब उनके नेतृत्व में न तो करुणानिधि वाला वो करिश्मा है, और न द्रविड़ राजनीति का जो तेवर है वो है। उनके पास क्या है? उनके पास तेवर है, वो अलग है, देश को विभाजित करने वाला। नॉर्थ साउथ का डिवाइड क्रिएट करो, हिंदी और तमिल का विभेद पैदा करो, दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय का विभेद पैदा करो, ये उनका तेवर है, ये उनका पॉलिटिकल एजेंडा है। और धमकी दो कि अगर हम नहीं जीते, अगर हमारा साथ नहीं दिया, तो हम अलगाववाद के रास्ते पर चले जाएंगे। तो ब्लैकमेल की राजनीति। पूरी सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है। उसके 2 मंत्री जेल जा चुके हैं, और कई नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप है। एंटी इनकम्बेंसी विधायकों की इतनी ज़्यादा है कि 1/3 से ज़्यादा टिकट काटने पड़े डीएमके को। उसके सामने है एनडीए, जिसकी प्रमुख पार्टी है अन्ना द्रमुक। ई पलनीस्वामी उसके नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जयललिता के करीबी रहे हैं। जयललिता जेल गई तो उनको बनाया था, एक पहले ओ पनीरसेल्वम को बनाया था, वो अब डीएमके में चले गए, और ई पलनीस्वामी को फिर बनाया था, और वो इस गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। वो बहुत ही डाउन टू अर्थ नेता है। उनका सारा ध्यान ज़मीन पर, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में संगठन पर है, बूथ पर है। इसकी वजह से उन्होंने स्टालिन के लिए चुनौती बहुत कड़ी कर दी है, और परसेप्शन नैरेटिव बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी है साथ में। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई वोट नहीं है। सबसे ताज़ा चुनाव जो है लोकसभा 2024 में भारतीय जनता पार्टी को 11% से ज़्यादा वोट मिले। तो भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु की राजनीति में एक प्लेयर बन चुकी है, भले ही बहुत छोटा प्लेयर है। अब मुकाबला बनाने की कोशिश की एमके स्टालिन ने, सनातन बनाम द्रविड़ राजनीति। तमिलनाडु के लोग द्रविड़ राजनीति के इस जाल से निकलना चाहते हैं, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहे थे, वो उतनी तेजी से बढ़ नहीं पाई। एक नया प्लेयर आ गया, एक्टर विजय, उनकी पार्टी है टीवी के, उससे बड़ी उम्मीद थी।
लेकिन उनकी रैली में जो हादसा हुआ उसके बाद से उनका विस्तार कहें या उनका आगे बढ़ने की जो रफ्तार थी वो रुक गई। उन्होंने किसी से गठबंधन नहीं किया, अकेले लड़ रहे हैं। उनकी मुश्किल सबसे बड़ी ये है कि उनकी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है। वो द्रविड़ राजनीति के साथ हैं या द्रविड़ राजनीति के खिलाफ हैं, इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। लोग जो विकल्प खोज रहे हैं वो द्रविड़ राजनीति का, और द्रविड़ राजनीति का विकल्प खोजते हुए अगर उनको विकल्प नहीं मिलता है तो उनके सामने दो विकल्प बचते हैं, एक एनडीए और दूसरा टीवीके। टीवीके के पास अपना कोई संगठन नहीं है, कोई जनाधार नहीं है। कार्यकर्ताओं की फौज के नाम पर उनके पास विजय के प्रशंसकों की फौज है जो उनकी फिल्मों के कारण उनको पसंद करते हैं। अब वो वोट में बदलेगा कि नहीं, इसकी परीक्षा होनी है। तो फिलहाल मतदान के बाद जो तस्वीर उभर कर आ रही है तमिलनाडु से, उसमें एनडीए को बढ़त लग रही है। कोई आश्चर्य नहीं कि 4 तारीख को जो नतीजे आए उसमें एनडीए की सरकार बनती हुई दिखे, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। डीएमके की सरकार बनने की संभावना लगातार कम होती गई चुनाव प्रचार के दौरान, और मतदान की तारीख आते आते और कम हो गए। उसके बहुत से कारण हैं। एक महिला सुरक्षा सबसे बड़ा कारण है जो बंगाल में भी मुद्दा बना। उसके अलावा जो उन्होंने पिछले चुनाव में वादा किया था दलित समुदाय से और ख़ासतौर से महिलाओं से कि शराबबंदी करेंगे, जो उन्होंने नहीं की। इस तरह से अगर आप मुद्दे गिनना शुरू कीजिए तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो डीएमके के खिलाफ जाते हैं। इसलिए डीएमके की हारने की आशंका ज़्यादा है और एनडीए के जीतने की संभावना ज़्यादा है। तमिलनाडु में अगर सत्ता परिवर्तन हो जाए, जो हर 5 साल पर होने की वहाँ परिपाटी बनी हुई है। अपवाद मैंने बता दिया, एक बार एमजीआर ने लगातार 2 चुनाव जीते थे, एक बार जयललिता ने। उसके अलावा कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक पार्टी लगातार 2 चुनाव जीती हो। अगर ऐसा होगा तो ये चमत्कार होगा डीएमके के लिए, लेकिन एमके स्टालिन का वो स्टेचर नहीं है, के नेतृत्व में वो करिश्मा नहीं है जो एमजीआर में था या जयललिता में था, जिसके कारण वो दोबारा सत्ता में आ सके। मुझे लगता है कि तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तीसरे राज्य की बात करें, केरलम की। केरल में 2 गठबंधन आमने सामने हैं और लंबे समय से हैं। केरल ही वो राज्य है जहाँ लेफ्ट पार्टीज़ की उस समय डिवीज़न नहीं हुआ था तो सीपीआई थी, सीपीएम अलग नहीं हुई थी। उसकी पहली बार सरकार बनी थी किसी राज्य में। भारत के किसी राज्य में अगर लेफ्ट की सरकार बनी तो वो केरलम था, उस समय केरल नाम था। ईएमएस नंबूदिरीपाद उसके मुख्यमंत्री बने थे, जिनकी सरकार को इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी कांग्रेस की तो बर्खास्त कर दिया था। तब से जो है लेफ्ट पार्टीज़ ने वहाँ अपनी जड़ें जमा ली हैं। तो 2 गठबंधन है, एक का नेतृत्व सीपीएम करती है, दूसरे का कांग्रेस करती है। सीपीएम वाले गठबंधन का नाम लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन का नाम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, यूडीएफ। एलडीएफ यूडीएफ इनकी लड़ाई होती है। बीजेपी ने इसमें तीसरा प्लेयर बनने की कोशिश की है, लेकिन वो कोशिश अभी काफ़ी कम है कि वो डिसाइसिव बन सके, जीत सके। इसकी संभावना बहुत कम है। ज़्यादा उम्मीद यही है कि बीजेपी की जो विधायकों की संख्या जीतने वालों की होगी वो सिंगल डिजिट में होगी। सवाल केवल इतना है कि लोअर सिंगल डिजिट या हायर सिंगल डिजिट, इससे ज़्यादा की संभावना दिखाई नहीं देती। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी झेल रहे हैं मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, और ये अपने आप में बड़ा चमत्कार होगा अगर वो तीसरी बार जीत जाएंगे, जिसकी संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ज़्यादा संभावना इस बात की नज़र आती है कि केरलम की विधानसभा हंग विधानसभा हो सकती है, किसी पार्टी को बहुमत न मिले। ऐसे में बीजेपी किंग मेकर भी नहीं बन पाएगी। उसकी वजह यह है कि न तो कांग्रेस बीजेपी का समर्थन लेगी और न सीपीएम लेगी, और न ही सीपीएम और कांग्रेस जो है एक दूसरे के साथ आएंगे। तो वहाँ बड़ी विचित्र स्थिति होगी, देखने लायक होगा। अगर ऐसा कोई गठबंधन बनता नहीं है तो आप मानकर चलिए कि फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा और फिर से चुनाव होगा, या कोई पार्टी टूटे तब जो है सरकार बन सकती है। तो केरलम में हंग असेंबली यानी त्रिशंकु विधानसभा आने की संभावना ज़्यादा है। अब चौथे राज्य की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल, जो सबसे महत्वपूर्ण है। वैसे तो हर राज्य महत्वपूर्ण है, लेकिन पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन
का मतलब केवल एक पार्टी का जाना और दूसरी पार्टी का आना नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन का मतलब होगा देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन का मतलब होगा जो डेमोग्राफिक चेंज इतनी तेजी से हो रहा है पश्चिम बंगाल के कारण, और पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं। कुछ पश्चिम बंगाल में बसते हैं, बाकी को देश के दूसरे हिस्सों में, दूसरे राज्यों में भेज दिया जाता है। उनको हर तरह की मदद दी जाती है। पहले उनके पहचान पत्र बनाए जाते हैं, आधार, पैन कार्ड और दूसरे जो है पहचान के दस्तावेज वो बनाए जाते हैं फर्जी। उसके बाद उनको दूसरे राज्यों में भेज दिया जाता है। कुछ बंगाल में रहते हैं जिनको वोटर बनाया जाता है। इस बार SIR के कारण ऐसे वोटर्स की संख्या बहुत कम हो गई है। कुछ तो भाग गए, जैसे ही SIR की प्रक्रिया शुरू हुई बांग्लादेश भाग गए, और करीब 91 लाख वोट कटे हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ जो है बांग्लादेशी घुसपैठियों के ही वोट कटे हैं, दूसरे लोगों के भी वोट कटे हैं, लेकिन ज़्यादा वोट TMC को वोट देने वालों के कटे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट उन्हीं को मिलते थे। तो और पहली बार पश्चिम बंगाल का मतदाता बदलाव के मूड में दिखाई दे रहा है। उसे लग रहा है कि 15 साल मौका दिया ममता बनर्जी को और उन्होंने कुछ नहीं किया। देश के दूसरे राज्यों में जिस तरह से विकास हो रहा है, औद्योगिक विकास हो रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, लोगों का जीवन स्तर सुधर रहा है, ममता बनर्जी की सारी ताकत, उनकी सारी ऊर्जा केंद्र सरकार से लड़ने और केंद्रीय योजनाओं में घोटाले में लगी रही। उनकी पार्टी के कई नेता जेल में हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उनको कोई राहत नहीं मिली, और भ्रष्टाचार के आरोप में उनके बहुत सारे नेता घिरे हुए हैं, यहाँ तक कि उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी। और सबसे बड़ा मुद्दा जो मेरी नज़र में पश्चिम बंगाल में बन रहा है वो महिला सुरक्षा का है। महिला वोटर जो कोर है ममता बनर्जी का, उसमें इस बार बड़े पैमाने पर टूट हो रही है। एक तो महिला वोटर्स का रुझान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ पूरे देश में है। पश्चिम बंगाल में कम था, ममता बनर्जी की तरफ ज़्यादा था अभी तक। वो तस्वीर या वो आंकड़ा इस बार बदल सकता है और बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले चरण के मतदान में 152 सीटों पर वोट पड़ा और बीजेपी को 110 से 120 के बीच में कोई संख्या आ सकती है। इतने विधायक आने के बाद सेकेंड फेज में भाजपा की सरकार बनना उसके बाद तय हो जाएगा। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार की विदाई के पूरे आसार, पूरे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, और भाजपा का पहली बार मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में बनेगा, बल्कि पहली बार सरकार ही बनेगी पश्चिम बंगाल में। इसकी संभावना लगातार बलवती होती जा रही है। तो पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार, असम में भाजपा की सरकार, तमिलनाडु में NDA की सरकार, और केरलम में जो है त्रिशंकु विधानसभा और पुदुचेरी में NDA की सरकार। ये 4 मई को ये नतीजा दिखाई दे सकता है। ये मेरा अनुमान है, गलत भी हो सकता है, लेकिन अभी तक जो मुझे जानकारी मिली है उसके आधार पर मेरा अनुमान ये है। लेकिन इसकी परीक्षा, असली परीक्षा तो 4 मई को ही होगी। तो उस दिन पता चलेगा कि मेरा आकलन कितना सही निकला, कितना गलत निकला। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।